अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त मुल्क को मईशत और दहशतगर्दी दोनों हवालों से बड़े चैलेंजेस का सामना है और इस सब में मुल्क के डिफॉल्ट करने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। आज वफाकी हुकूमत ने 62 अरब रुपए की बचत के लिए शादी हॉल्स को रात 10 बजे और मार्केट्स को 8:30 बजे बंद करने का ऐलान किया, मगर आज ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसे मुस्तरद कर दिया। मुल्क के मुआशी हालात इन इकदाम से ज़्यादा नाजुक हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 5.8 अरब डॉलर्स रह गए हैं। अगले हफ्ते पाकिस्तान को दुबई के कमर्शियल बैंक्स को 1 अरब डॉलर्स वापस करने हैं, जिससे मुमकिना तौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब डॉलर से भी नीचे आ जाएंगे, यानी एक माह की दरामदात के पैसे भी पाकिस्तान के पास नहीं होंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए IMF का मुतालबा है कि हुकूमत करेंसी को मार्केट पर छोड़ दे, नए टैक्सेस लगाए, गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करे, मगर हुकूमत अभी तक हिचकिचाहट का शिकार है और ये IMF प्रोग्राम गुज़िश्ता एक बरस में बार बार मुश्किलात का शिकार हुआ है। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और अब दूसरी बार PDM की हुकूमत में। और वजह यही है कि हुकूमत IMF से वादा करती है, फिर किस्त लेती है और फिर वादा खिलाफी करती है। और इस सब में दिसंबर के आदाद-ओ-शुमार आने वाले दिनों में मजीद सख्त फैसलों की निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को अगले 3 माह में बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 8.3 अरब डॉलर दरकार हैं, जबकि डोमेस्टिक मार्केट से 4,800 अरब रुपए कर्ज लेना है, जिसमें से 1,600 अरब रुपए सिर्फ जनवरी के महीने में 3 ऑक्शन से इकट्ठे करने हैं। और सोने पर सुहागा यह है कि हुकूमत के खर्चों में इजाफा हो रहा है और टैक्स कलेक्शन में दिसंबर के महीने में बड़ा शॉर्टफॉल सामने आ गया है और 965 अरब रुपए की टारगेट की जगह FBR ने 740 अरब रुपए का टैक्स जमा किया है, यानी 225 अरब रुपए टारगेट से कम। और इतने बड़े शॉर्टफॉल की वजह से FBR अपने इब्तिदाई 6 माह के टारगेट से भी पीछे चला गया है और इब्तिदाई 6 माह में FBR ने 3,646 अरब रुपए के टारगेट की जगह 3,428 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, जो टारगेट से 218 अरब रुपए कम है। यानी IMF का दबाव और बढ़ेगा और हुकूमत के तमाम ऑप्शंस खत्म होते नजर आ रहे हैं। या तो IMF की डिमांड्स पूरी करे या फिर मुल्क डिफॉल्ट करे, और डिफॉल्ट की सूरत में ना सिर्फ करेंसी बुरी तरह गिरेगी बल्कि महंगाई 3 गुना तक बढ़ सकती है। दिसंबर के महीने में महंगाई पहले ही 24.4% की इंतहाई बुलंद सतह पर रही, यानी महंगाई में इजाफा एक आम आदमी की आमदनी से पहले ही बहुत ज़्यादा है। BR रिसर्च के मुताबिक एक मजदूर की आमदनी में तो 12% का इजाफा हुआ है, मगर 20% से ऊपर महंगाई के साथ उसकी आमदनी दूसरी तिमाही में -13% रहेगी। यानी एक आम आदमी की कमाई में इजाफा पहले ही महंगाई के मुकाबले में बहुत कम है। और अगर हुकूमत IMF की शराइत मानती है तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा, मगर अगर शराइत नहीं मानती और मुल्क ने डिफॉल्ट किया तो महंगाई 3 गुना हो सकती है, यानी 60% से ऊपर जा सकती है और रुपया श्रीलंका की तरह फ्री फॉल में चला जाएगा। डिफॉल्ट करने वाले मुमालिक में डिफॉल्ट के बाद क्या सूरत हाल हुई, इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज़ की हालिया रिपोर्ट में इसकी तफसीलात बताई गई हैं और उन मुमालिक से मवाजना करके पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के इम्कानात पर भी रोशनी डाली गई है। गुज़िश्ता 7 बरसों में 5 मुमालिक यानी ग्रीस, अर्जेंटीना, ज़म्बिया, श्रीलंका और घाना ने डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट के साल में श्रीलंका, ज़म्बिया और अर्जेंटीना की GDP ग्रोथ मनफी हो गई थी। श्रीलंका में डिफॉल्ट के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई, ज़र मुबादले के ज़खायर ख़त्म हो गए, करेंसी 50% तक गिर गई, महंगाई 25% से बढ़कर 61% पर चली गई। और फिर डिफॉल्ट के बाद चीन और इंडिया से इमदाद के बावजूद श्रीलंका में इस वक्त ज़रूरी अशिया जैसा कि पेट्रोलियम मसनूआत, दवाइयाँ और खाने पीने की अशिया की शॉर्टेज का अभी भी सामना है। 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और इस सूरत हाल में श्रीलंका की 2 सबसे बड़ी बरामदात जो टेक्सटाइल और चाय हैं वो भी मजीद गिर रही हैं, क्योंकि ख़रीदार दीगर ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे ज़र मुबादला का क्राइसिस मजीद बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना की मईशत 2020 में डिफॉल्ट करने के बाद से संभल नहीं पाई है। महंगाई मुसलसल बढ़ती रही, करेंसी मुसलसल गिरती रही, सरमायाकारों का एतमाद कम होता चला गया और वो अर्जेंटीना में अपनी सरमायाकारी कम करते चले गए और मईशत मुसलसल सुकड़ रही है। जबकि ग्रीस 2015 में डिफॉल्ट करने वाला पहला तरक्की याफ्ता मुल्क था, उसके बाद बेरोजगारी 24.9% पर पहुंच गई, मईशत सुसरवी का शिकार हो गई, तिजारती खसारा बढ़ गया और पेंशन्स में भी कटौती करना पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की भी रवा माली साल मनफी ग्रोथ मुतवक्के है, यानी GDP 1% से सुकड़ सकती है। इस वक्त मुल्क में ये बहस जारी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं, और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली इंतहाई ज़रूरी है। और इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल का डिफ़ॉल्ट करने वाले इन ममालिक से मवाजना भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर महज 1 महीने की दरामदात के लिए काफ़ी हैं और IMF प्रोग्राम होल्ड पर है, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और 5 अरब डॉलर्स का फंडिंग गैप दोस्त ममालिक पूरा कर देंगे। ताहम
डिफॉल्ट से बचने से पाकिस्तानी मईशत के चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे और इससे बचने के लिए तकलीफदेह इक़दाम करना होंगे, जिसमें रुपए की कदर गिरना, महंगाई का मजीद बढ़ना और जीडीपी का सुकड़ना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान का मवाजना डिफॉल्ट करने वाले दीगर ममालिक से किया जाए तो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा जीडीपी का 31% है, जबकि डिफॉल्ट करने वाले ममालिक में बैरूनी कर्जे की औसत शरह पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा यानी 59% थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का ज़्यादातर कर्जा बैनुल-अक़वामी इदारों और दोस्त ममालिक से लिया हुआ है, जिसके रोल ओवर होने के इम्कानात हैं, जबकि डिफॉल्ट करने वाले दीगर ममालिक के बैरूनी कर्जे का बड़ा हिस्सा यूरो बॉन्ड्स की सूरत में था। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान का यूरो बॉन्ड्स की मद में लिया गया बैरूनी कर्जा टोटल कर्जे का 4% है, जबकि घाना के केस में यह शरह 46% थी। श्रीलंका का यूरो बॉन्ड्स की मद में कर्जा टोटल कर्जे का 23%, ग्रीस का 15%, जंबिया का 23% और अर्जेंटीना का 23% था, जो पाकिस्तान के 4% से बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक घाना, जो गुज़िश्ता महीने दिसंबर में डिफॉल्ट हुआ, उसका फिस्कल खसारा बहुत ज़्यादा था और वो उसे इंटरनेशनल मार्केट्स में यूरो बॉन्ड्स का इजरा करके फाइनेंस कर रहा था। मगर रूस यूक्रेन जंग, बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ती हुई शरह सूद ने बैनुल-अक़वामी मार्केट से कर्ज लेने के दरवाजे घाना पर बंद कर दिए और मुल्क डिफॉल्ट कर गया। श्रीलंका के केस में कोरोना की वजह से टूरिज्म का गिरना और चाय की फसल मुतासर होने की वजह से बरामदात का गिरना डिफॉल्ट की वजह बना। अहम बात यह है कि ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले गए और श्रीलंकन हुकूमत IMF की शराइत मानकर प्रोग्राम में जाने में देर करती रही और श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। जबकि अर्जेंटीना के केस में फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से करेंसी का तेजी से गिरना, जबकि बदतरीन कहत की वजह से कमोडिटी एक्सपोर्ट्स का गिरना सरमायाकारों के एतमाद के कम होने की वजह बना और उन्होंने अर्जेंटीना के यूरो बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए, जिससे मुल्क डिफॉल्ट कर गया। जंबिया, जो अफ्रीका का दूसरा बड़ा तांबा पैदा करने वाला मुल्क है, उसके मुआशी मसाइल कोरोना से पहले ही बढ़ते जा रहे थे, मगर कोरोना ने इन मुआशी मसाइल को और तेजी से बढ़ा दिया क्योंकि तांबे की कीमतें बुरी तरह गिर गई थीं और फिर जंबिया अपने 11 अरब डॉलर्स के कर्ज की अदायगियों में डिफॉल्ट कर गया, जबकि ग्रीस अपने वसाइल से ज़्यादा खर्चे कर रहा था और यूरोपीय यूनियन की तरफ से दिए गए फिस्कल खसारे के 3% के टारगेट से भी बहुत ऊपर चला गया था। जबकि पाकिस्तान का डिफॉल्ट का इम्कान फिलहाल कम है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इस माली साल में 30.6 अरब डॉलर्स दरकार हैं, जिसमें से 23 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्ज की अदायगी और 7.6 अरब डॉलर्स करंट अकाउंट खसारे को पूरा करने के लिए दरकार हैं, जबकि इसमें 25.4 अरब डॉलर्स के इनफ्लोज आ जाएंगे और 5.3 अरब डॉलर्स का शॉर्टफॉल रह जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान ये फंडिंग गैप सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स डिपॉजिट, 60 करोड़ डॉलर्स की ऑयल फैसिलिटी और 1.45 अरब डॉलर्स की चीन से स्वाप फैसिलिटी के जरिए पूरा कर लेगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 855 अरब रुपए का टारगेट रखा है, मगर IMF के मुताबिक पूरे माली साल में हुकूमत टारगेट से 300 अरब रुपए कम जमा कर पाएगी। इसलिए एक तरफ IMF का दबाव है और दूसरी तरफ पेट्रोल पर तो लेवी को 50 रुपए कर दिया गया है, मगर 1 जनवरी को भी डीजल पर लेवी में 2.5 रुपए का इजाफा करके उसे 32.5 रुपए किया गया है, यानी 17.5 रुपए के इजाफे की गुंजाइश अब भी बाकी है और पाकिस्तान टारगेट से बहुत पीछे है। और अब इतलात है कि हुकूमत कानून साजी करके पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए से बढ़ाकर 70 से 100 रुपए कर सकती है ताकि टारगेट पूरा किया जा सके, क्योंकि इब्तिदाई 6 माह में डीजल की खपत में 23% कमी आई है और पेट्रोल की खपत में भी 15% की कमी आई है, जिससे भी पेट्रोलियम लेवी टारगेट से कम रही है। अब हुकूमत कम आमदनी वाले तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने का सोच रही है। ये बात भी हमने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के सामने रखी थी कि कम आमदनी वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी दे दें। पेट्रोल पर तो जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी है उसका इतना बड़ा फ़ायदा है। आपने कहा कि कोई 7-1 अरब रुपए आप निकाल सकते हैं और आपने जो क्वार्टर के आपकी का रेवेन्यू है वो भी टारगेट से ज़्यादा है, मगर एक और मसला है, आपने कहा सैलाब के बाद अवाम वैसे इतना भुगत रहे हैं तो मैं चाहता था कि उनको रिलीफ दिया जाए। अब ज़रा जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी है उसको तो बड़ा रिलीफ मिल गया, अगर आपने सैलाब ज़दगान को देना था तो ज़्यादा बेहतर नहीं था टारगेट सब्सिडी और ज़्यादा दे देते, क्योंकि हाई स्पीड डीजल और हमने देखा है पेट्रोल की जो कंजम्पशन है उसमें ईयर ऑन ईयर 26% और 22% की कमी है। इसका मतलब इसका इम्पोर्ट पर भी प्रेशर पड़ता है, तो गरीब आदमी को डायरेक्ट सब्सिडी दे दें, क्योंकि जितना अमीर होता है जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसको और ज़्यादा सब्सिडी मिल जाती है, उसको और ज़्यादा इस 7 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। देखिए आप सही कहते हैं, फिर शायद ये नहीं से मैटर ऑफ डिबेट के प्रायोरिटीज़ वाली बात है कि आप अगर उसमें तो हम दे ही रहे हैं, हर एक का अपनी अपनी सोच है। मेरा ख्याल है कि जी जितना हमने इसको इंक्रीज़ किया है ये 5-7 अरब उनको अगर वो उधर दे देते तो चलें, लेकिन शायद इससे लोगों को ज़्यादा खुशी एक नफ्सियाती फील गुड फैक्टर है। वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी शुक्र है वो जो हर दफ़ा एक बुरी खबर सुनने को मिलती थी वो रुक गई है।
जब मिफ्ता इस्माइल वजीर ख़जाना थे तो वो भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के हामी थे और उस ज़माने में पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में होने के बावजूद दुनिया का वाहिद मुल्क था जो पेट्रोल डीजल और बिजली पर सब्सिडी दे रहा था, यानी महंगा खरीद कर सस्ता बेच रहा था, क्योंकि इमरान खान अपनी हुकूमत जाता देखकर IMF प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी कर गए थे और सब्सिडी दे गए थे। हालांकि उस वक्त के वजीर ख़जाना शौकत तरीन खुद समझते थे कि कीमतें बढ़ानी हैं, इस तरह नहीं चल सकते। IMF ने कहा है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में पैसे इकट्ठे करें, मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी दी जा सकती है, सबको ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं, मगर फिर ब्लैंकेट सब्सिडी देने का फैसला कर लिया क्योंकि हुकूमत जारी थी। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रखी थी तकरीबन 600 अरब रुपए की, अब उसमें उसके जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इतना है कि उस गैप को मीट कर लेंगे। इस पे IMF कन्विंस हो गया? नहीं जी, IMF ने कहा कि आप 600 अरब रुपए का आपने PDL रखा हुआ है तो आप इसमें कुछ तो आप इजाफा करेंगे। तो वो हम जाहिर है कि उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है और 600 बिलियन तो हमने नहीं माना, लेकिन कोई नंबर तो हमें उनके साथ तय करना पड़ा था, वो आप नंबर्स देख लेंगे। यानी कि 600 अरब नहीं होगा मगर कुछ ना कुछ PDL की मद में इजाफे की सूरत में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नजर आएगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बिल्कुल नजर आएगा। आपका ख्याल है ये पेट्रोलियम लेवी करने देता? बिल्कुल ना करने देता, लेकिन मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आपने बजट किया था 600 अरब और अभी आपने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, तो अभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, 300 तो करें। यानी IMF से वादा पेट्रोल और डीजल पर लेवी लगाने का किया, मगर हुकूमत जाने लगी तो इमरान खान उसका उलट कर गए और सब्सिडी दे गए और मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे में डाल गए। फिर मौजूदा हुकूमत आई, इन्होंने फैसलों में ताखीर की और डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता चला गया। अब मजीद ताखीर कर रहे हैं और पाकिस्तान को खतरे में डाल रहे हैं। 6 महीने का टैक्स टारगेट, पेट्रोलियम लेवी का टारगेट, प्राइमरी सरप्लस, हर तरफ पाकिस्तान टारगेट से पीछे है। इसलिए IMF का रवैया सख्त है और आज इमरान खान खुद कह रहे हैं कि IMF के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए मुश्किल फैसलों के लिए इलेक्शन कराएं। इस वक्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो सबसे खौफनाक सिनारियो फेस कर रहा है। पहला कदम अगर हमने इससे निकलना है, ये जो क्वागमायर के अंदर जो सारे फंसते जा रहे हैं, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, IMF पे जाना पड़ेगा। तो उनकी कंडीशनैलिटीज और ये जब IMF ने इनसे कहना मुश्किल फैसले करो, ये इनके लिए आसान नहीं होगा। रास्ता सबसे पहला वो है साफ और शफाफ इलेक्शन, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उम्मीद ये रखी जाए कि गवर्नमेंट एक मैंडेट से आए और फिर जब वो मैंडेट से आए तो उसके जब पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो तो वो फिर मुश्किल फैसले करे। तो बात करेंगे, हमारे साथ उज़ैर यूनुस मौजूद हैं, खाकान नजीब मौजूद हैं, दोनों माहिर मईशत हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उज़ैर यूनुस साहब, इस वक्त आपको क्या नज़र आ रहा है? हुकूमत के पास कोई सॉल्यूशंस है नहीं या फिर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और मुल्क को डिफ़ॉल्ट के करीब लेके जा रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। लग तो ऐसा रहा है कि 2 दिन की NSC की मीटिंग के बाद जो एलामिया आया और आज जो डिसीजन अनाउंस की गई, एक तो ये कि लग नहीं रहा कि उनके पास कोई ऑप्शंस हैं जो वो इम्प्लीमेंट करने की ख्वाहिश रखते हों या बहादुरी का मुजाहरा कर सकें। एनर्जी सेविंग्स का जो प्लान आया है वो देख के एक तरह से ताज्जुब और हंसी आती है कि इतने महीनों बाद एनर्जी सेविंग पे हुकूमत जारी है और उससे कितना फ़ायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि डूबती हुई कश्ती में बाल्टी इस्तेमाल करने के मुतरादिफ है ये काम। और उससे पहले जो एलामिया आया उसके अंदर भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की गई, एग्रीकल्चर आउटपुट की बात की गई, रिलीफ देने की बात की गई। तो लगता है ऐसा है कि अभी तक हुकूमत बिलखसूस वज़ीर ख़जाना रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करने से डर रहे हैं या कतरा रहे हैं और जो इन्होंने बात की है उससे लगता तो ऐसा ही है कि IMF से मुज़ाकरात आगे जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है इस वक्त। आप खाकान नजीब साहब, आपने IMF से डील भी किया है, आप बताइएगा। हमने देखा तो यही है कि शौकत तरीन साहब कहते थे कि जी अच्छा मुआहदा नहीं किया डॉक्टर हफीज़ शेख ने, फिर मजीद सख्त शराइत माननी पड़ी, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को माननी पड़ी। अब डार साहब भी कह रहे हैं जब IMF की वक्त पर बात नहीं मानते हैं तो और ज़्यादा सख्त शराइत ही माननी पड़ती हैं। आपको क्या लग रहा है? शाहजेब साहब, मैंने ये दोनों प्रोग्राम्स जो IMF के हैं, करंट भी और 2016 का भी, जो कि द ओनली प्रोग्राम पाकिस्तान ने कंप्लीट किया, मैं इन दोनों में इन्वॉल्व। पहले तो ये समझ लें और कौम को थ्रू योर प्रोग्राम, बिकॉज माशाल्लाह इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड प्रोग्राम्स, ये IMF की शराइत नहीं है। पाकिस्तान में गैस की कीमतों का तयन IMF नहीं करता। पाकिस्तान में ओगरा ने एक तयन किया है और आपको ये कहा है कि 1100 पर MMBTU आपकी कॉस्ट है, आप 650 ऑन दी एवरेज बेच रहे हैं। IMF से जब मैं बात करूंगा या करता था पाकिस्तान के बिहाफ पे, तो वो मुझे कहते थे डॉक्टर साहब बताइए इसका क्या करना है। तो मैं उनको यही कहता था कि 650 से 1100 का जंप तो मैं नहीं कर सकता, बट आई फेयरली एग्री विद यू कि ये फ्लो का लॉस रोकना है और 1547 अरब रुपए का जो
सर्कुलर डेट अब गैस में खड़ा हो गया है, इसको बढ़ने से हमें बचाना है। इसका बोझ मुझे उस तबके पे डालना है जो इसको पे कर सके, इसका बोझ मुझे उस पे नहीं डालना जो इसको पे नहीं कर सकता। और मुझे ये बताना है कौम को कि 1/3 ऑफ द पीपल हु आर वेल ऑफ इन पाकिस्तान गेट पाइप्ड गैस। जो बाकी सारी कौम है वो 7 गुना की कीमत पे या लकड़ियां चला रही है या एलपीजी ले रही है। कीमत का तयन नेपरा ने किया। आईएमएफ आपको कह रहा है कि आपने जो पास ऑन करना है वो कर लीजिए, जितनी फिस्कल स्पेस है उसको आप जाकर दे दीजिए। अनटारगेटेड सब्सिडी नहीं, टारगेटेड सब्सिडी बिस्प के थ्रू दें, डेटा मौजूद है। आईएमएफ ये कह रहा है कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी इंपोर्ट्स को कर्ब करना चाहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आपने लिए हुए हैं, हम सपोर्ट कर देते हैं। चैप्टर्स 83, 84, 85 में आप कर लीजिए, बट ये भी तयन कीजिए कि जो रियलिस्टिक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है जो आपने एक फंडामेंटल रिफॉर्म किया है उस पर चलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज वीकन कर दूंगा अपनी करेंसी तो कल को फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट जब मुल्क का चेंज होगा तो ये स्ट्रेंथन नहीं होगी। सो मैं आईएमएफ के साथ ये बैठ के एक हद तक डील कर लूंगा कि ये मेरे रेमिटेंसेस गिर रहे हैं और मुझे इसको तकवीत देनी है। आईएमएफ आपको ये भी कह रहा है कि पीडीएल में अगर लॉस हो रहा है तो आप पैसे कहां से पूरे करेंगे? अगर आपने फ्लड मनीज देनी है तो वो कहां से पूरे होंगे? 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हैं, वो कहां से पूरे होंगे? सो ये वो चीजें हैं जो आईएमएफ आपको कह रहा है। आप फिस्कल में भी ब्लीड कर रहे हैं। 8% का खसारा लास्ट ईयर था, आपने 5% आईएमएफ से तय किया है। हम कहीं भी आईएमएफ इसके करीब नहीं आएंगे। आप करंट अकाउंट पे जरूर कदगन लगाए हुए कंट्रोल कर रहे हैं। आपका फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो बहुत डिटेरियोरेट कर गया। आपकी एफडीआई 57% कम है फ्रॉम लास्ट ईयर इन द फर्स्ट 5 मंथ्स। आपकी रेमिटेंसेस 10% कम है, आपकी एक्सपोर्ट्स 2% कम है। दीज आर सीरियस नंबर्स। आपके पास आईएमएफ के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर ये हो जाता तो मैं एक आपको दूसरा सिनारियो देता हूं। आज सोचिए 28 दिसंबर के रिजर्व्स हैं शाहजेब भाई $5.6 बिलियन। लेट्स से 1.2 आ गया होता आईएमएफ का। लेट्स से कि आपने फाइनेंसिंग इसके साथ साथ केएसए ने भी आपको सपोर्ट कर दिया होता, तो जो हम मेरे रिजर्व्स हैं कंट्री के वो $9-10 अरब पे होते। मेरा ख्याल है कि रूपी रिवर्स कर गया होता यहाँ पे। आप ये फैसले अनपॉपुलर लगते हैं बट मस्ट बी मेड और लाजमी है। उज़ैर यूनुस साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो नज़र आता है, जो ज़ाहिर जो इकोनॉमी को कवर करते हैं रिपोर्टर्स, वो भी बता रहे हैं कि एक सोच नज़र आती है कि जी पहले दोस्त ममालिक से किसी तरीके से पैसे ले लें और फिर आईएमएफ से हम कम से कम शराइत को नर्म करा लें। हमने देखा जब भी शराइत नर्म होती हैं, डेफिसिट बढ़ जाते हैं, फिर आईएमएफ की डिमांड्स और बढ़ जाती हैं। ये आपको लग रहा है कि एक सही फ़िलॉसफी है या सही हिकमत अमली है जिसकी तरफ हुकूमत जा रही है और फैसले करने में ताख़ीर कर रही है? नहीं जी, देखें, इससे जो बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त हुआ है, जो मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है वो ये है कि जो करेंसी ओवर वैल्यूड रखी है डार साहब ने, रोक के जो रखी है डॉलर को, इससे प्राइसिंग जो है मार्केट के अंदर अक्रॉस द इकोनॉमी डिस्टोर्ट हो चुकी है इस वक्त। तो जब ये डार पैक जिसे हम कहते हैं ये टूटेगा, और इस क्वेश्चन ऑफ व्हेन नॉट इफ, ये होना ही है, लाजमन है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो उससे एक और महंगाई की लहर इकोनॉमी में जाएगी, क्योंकि डार साहब की इस पॉलिसी ने प्राइसिंग को डिस्टोर्ट कर दिया पूरी मार्केट के अंदर। और ये जो हुकूमत हिकमत अमली अपनाई हुई है कि कहीं और से कैसे पैसे आ जाएंगे। देखें, आम शहरी के अल्फाज में आप किसी भी बाजार में जाएं, किसी भी बाजार में एक शख्स जो है वो कर्जा लेता है और उस कर्जे की अदायगी या उसकी टर्म्स पूरी नहीं करता, तो बाजार में लोग उसे 1-2 दफ़ा तो या 3 दफ़ा तो कर्जा दे देंगे, चौथी या पांचवी दफ़ा मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के ही देंगे या शायद ना दें। तो ये IMF का भी यही इशू है, KSA का भी यही इशू है, चीन का भी यही इशू है। जब आप रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी अबैंडन करते हैं और एक ऐसी मिडीवल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से फलाना हो जाएगा या हम हवाले पे कदगन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे ममालिक नहीं चलते। बिलखसूस एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जैसा जिसकी 23 करोड़ आबादी है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसके पास खित्ते में और भी बड़े इश्यूज हैं, आप उसकी इकॉनमी को एक मुगलिया सल्तनत की तरह नहीं चला सकती। मॉडर्न इकॉनमी है, इसको खुदा के वास्ते इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे लेके आएँ और रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई करें, नहीं तो और नुकसान होगा इस मुल्क का। खकाना जी, इस पर आप क्या कहिएगा? ये जो फिलॉसफी है कि जी क्योंकि यूरो बॉन्ड्स की तो है नहीं पाकिस्तान की कोई पेमेंट अभी ड्यू, तो बायलैटरल है, दोस्त ममालिक से रोल ओवर भी करा लेंगे, सऊदी अरब से कुछ पैसे ले लेंगे, कुछ ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि डिफॉल्ट नहीं करेंगे। ये सही हिकमत अमली है या IMF की फौरी बात मानना ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली है? शाहजेब साहब, जो फंड्स हैं ना ग्रॉस फाइनेंसिंग के $31 अरब के जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी रखे, ये फंड्स दोस्त ममालिक के रोल ओवर्स, कमर्शियल फंडिंग,
बायलैटरल फंडिंग, मल्टीलैटरल फंडिंग, ये इन सब से मिलके ही आने हैं। बट ये होना तब है जब आप आईएमएफ के साथ पहले अपना तय कर लीजिए, या पहले से मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ये नया प्रोग्राम तो नहीं, जो कंटिन्यूटी है 3 नवंबर को आपने फंड के साथ टेक्निकल डिस्कशंस में जाना था, 12-13 को वो क्लोज होनी चाहिए, 9 दिन की डिस्कशंस होती हैं, बोर्ड मीटिंग की डेट मांगनी चाहिए थी हमें पहले दिसंबर के क्लोज से, जब वो छुट्टियों पे 15 से जाते और वो फंड्स आ जाते, सऊदी अरेबिया के $3 अरब साथ ही आ जाते, ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे। शाहजेब भाई, द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान, ये सब अशारिये सही है जो आपने रिपोर्ट में रखे हैं, पाकिस्तान यूरो बॉन्ड भी कम लिए हुए, ये सब इस वक्त मसला ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स का है। पाकिस्तान डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। मैं 12 माह से ये देख रहा हूं और इसको ही सारी पार्टीज के गोश गुजार कर रहा हूं कि आप समझिए, आपके रिजर्व्स $12 अरब इन 12 मंथ्स रिसीड किए हैं। ये क्यों रिसीड किए हैं? बिकॉज आपके डॉलर इनफ्लोस टूट गए हैं। क्यों टूट गए हैं? बिकॉज आप फंड के साथ जब भी ये करते हैं तो लोग पुल आउट कर जाते हैं आपकी फाइनेंसिंग से। सो फाइनेंसिंग को बढ़ाइए, पर बात यहां खत्म नहीं होगी। फंड की जरूरत एक तो कॉम्प्लीमेंट किया, आपने अगले 3 साल में शाहजेब साहब $78 बिलियन जो हैं वो अपने रीफाइनेंस करने हैं, एमोटाइजेशन में पे करने हैं, डेट पेमेंट्स करनी है। इसके अलावा आप $30 अरब का मिनिमम खसारा रन करेंगे करंट अकाउंट का। $110 अरब जिस मुल्क को चाहिए हो और जिसके रिजर्व $5.6 बिलियन पे खड़े हो, जिसका ट्रेड डेफिसिट चल रहा हो, जिसका करंट अकाउंट नेगेटिव हो, उसको आईएमएफ को ऑर्डरली मूवमेंट के लिए यूज करना है। मैं बारहा कहता हूं, डोंट गेट इनटू डिसऑर्डरली मूवमेंट्स। श्रीलंका में डिसऑर्डरली मूवमेंट हुई है जिसमें जाके डेट रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। आप अपनी ऑर्डरली मूवमेंट कीजिए और डेट रोल ओवर्स और सब कुछ 3 साल के लिए विद इन दी आईएमएफ रहिए। आईएमएफ हेल्प करेगा। चाइना के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, बायलैटरल के साथ आपको ये करा देगा और आप खुद भी अपना यूज कीजिए। और फिर शाहजेब साहब, अगले साइकिल ऑफ पॉलिटिकल गेम में प्लीज अपने कलीदी फैसले, अपने एनर्जी सेक्टर को डिसरप्ट नहीं करेंगे तो ये 2,500 अरब का जो खसारा है, जो तकरीबन 50 से 100 अरब महाना रन करता है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हैं उसमें। अब गैस का भी हमने बात कर दी। ठीक, उज़ैर मुझे बताएगा कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हमेशा ही बात होती है कि जी बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। अब 22 दफ़ा तो हम IMF के प्रोग्राम में गए हैं, बट आप दायरे बड़े करीब से नंबर्स को देखते हैं। आपकी नज़र में ये वाकई नाजुक में भी नाजुक तरीन लम्हा है पाकिस्तान की मईशत के लिए? इतने खतरनाक हालात कभी नहीं पैदा हुए? जी बिल्कुल नाजुक तरीन मरहला है। और इसकी जो बड़ी वजह जो मेरे लिए कंसर्निंग है वो ये है कि अक्रॉस द 2 बिग पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नून लीग हो चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, उन्होंने रैशनल बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे मैक्रो प्रूडेंट पॉलिसी कहा जाता है, उसे अबैंडन कर दिया है। मैं नजीब साहब की बात से अग्री करता हूं कि इन्होंने जो है डिसऑर्डरली मूवमेंट की तरफ गए हैं। अगर हम एक ऑर्डरली मैक्रो प्रूडेंट फ्रेमवर्क अप्लाई करें और उसको कंसिस्टेंटली चलाते रहें तो इतने बुरे हाल इस मुल्क के नहीं होने। आज ही मैं देख रहा था कि तरीन साहब की प्रपोजल है कि जी हम अगर हुकूमत में आए तो ओवरसीज पाकिस्तानी ज़मीन खरीदेंगे तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। ये इसी तरह की लॉजिक है। एक तरफ हम रैशनलाइजेशन वाली बात कर रहे हैं, डार पैग लगा के बैठे हैं, दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो कहती है ओवरसीज पाकिस्तानी ज़मीन खरीदेंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। खुदा के वास्ते रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाएं जो दुनिया भर के तमाम ममालिक चलाते हैं। उसे आप चलाएंगे 6-8 महीने मुश्किल होगी और पाकिस्तानी अवाम को बताएं कि ये मुश्किल हालात हैं और इस पे सबके ऊपर पेन डलेगा। डिसऑर्डरली मूवमेंट का पेन गरीब आदमी पे सबसे ज़्यादा पड़ता है महंगाई की सूरत में। तो इस पॉलिसी को अबैंडन करके अगर आप मैक्रो प्रूडेंट फ्रेमवर्क लगाते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, द इकोनॉमी विल थ्राइव। पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी लचक है कि वो ग्रो कर सके, लेकिन क्योंकि हर 6-8 माह बाद कोई ना कोई वजीर अपनी तरह के कोई अजीब व गरीब पॉलिसी लगाने लग जाता है, तो फिर यही हाल होता है जो आज हम पाकिस्तान की मईशत का देख रहे हैं। फैसल साहब, आपका भी लास्ट कमेंट। आप भी समझते हैं कि नाजुक तरीन इस वक्त लम्हा है पाकिस्तान की मईशत के लिए? तो मैं इसको जस्टिफाई करता हूं कि क्यों हम समझते हैं कि ये बहुत एक मुश्किल लम्हा है। यूक्रेन वॉर, कोविड की आफ्टर इफेक्ट्स, कमोडिटी प्राइस शॉक, वर्ल्ड की इन्फ्लेशन, ग्लोबल स्लोडाउन अगले 6 महीने का, पाकिस्तान के फ्लड्स, पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान की कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी लेवल टू डील विद दीज पॉलिसीज, ये सब कॉन्स्टलेशन बना रही हैं ऑफ वेयर वी स्टैंड। अगर हम एक जिसे कहेंगे सारी पार्टीज, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट,
मीडिया और हम जैसे लोग मिलकर सपोर्ट नहीं करेंगे इसमें से निकलने के लिए, तो ये जो कॉन्स्टलेशन मैंने आपके सामने रखी है, मैंने 25 साल पाकिस्तान की इकोनॉमी को और बाहर काम किया है, मैंने शायद इतनी मुश्किल कॉन्स्टलेशन नहीं देखी। शाहजूर साहब बहुत शुक्रिया गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे। मुल्क में सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। नून लीग अपनी तंजीमें नौ कर रही है, पीपल्स पार्टी बाप पार्टी को अपने साथ मिला रही है, एमके मुख्तलिफ धरनों के इंतजाम की कोशिश कर रही है और तहरीक इंसाफ पहले से ही फौरी इंतखाबात का मुतालबा लिए सड़कों पर है और साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम भी लगा रही है कि वो सियासी जोड़ तोड़ में अब भी मसरूफ़ है। आज नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया है। शहबाज शरीफ के दस्तखत से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्टी सदर ने मरियम नवाज को फौरी तौर पर पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर किया है। उन्हें पार्टी की तंजीमें नौ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो हर सतह पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी। एक ट्वीट में शहबाज शरीफ ने लिखा है कि मैंने मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया है। वो पार्टी के तंजीमी मामलात की क़यादत करने का हौसला, अज़म और तजर्बा रखती हैं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि वो हमारे कायद नवाज शरीफ के विजन के साथ हमारी पार्टी के रैंक और फाइल को बहुत मौसर तरीके से मुतहरिक करेंगी। इससे पहले 3 मई 2019 को नून लीग की तंजीमें नौ की गई थी, जिसमें मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत 16 नायब सदूर के नामों का ऐलान किया गया था और सिर्फ शाहिद खान अब्बासी को सीनियर नायब सदर बनाया गया था और अब मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर के साथ साथ चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वो 3 माह पहले 5 अक्टूबर को लंदन रवाना हुई थी और उसके बाद से अब तक वहीं मुकीम हैं और वतन वापसी से पहले ही उन्हें पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन सौंप दी गई है। कहाँ सियासी मामला जा रहे हैं, सीनियर साहब तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, मरियम नवाज साहिबा है नहीं मुल्क में, वापस आने का पता नहीं है, चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया, तंजीम साजी की उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हुकूमत के अहम फैसले भी नहीं कर पा रही है अभी तक पीडीएम हुकूमत। आपको लग रहा है ये आउट ऑफ आइडियाज़ हैं, ना इनसे हुकूमत चल रही है, ना ये समझ में आ रहा है कि पार्टी का क्या करना है, या कम अज़ कम कोई मंतक नज़र आ रही है आपको फैसलों की? देखें, मुस्लिम लीग नून में एक खला तो मौजूद है वो क़यादत का। नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमी मामलात हैं वो काफ़ी दगरगू हैं और एक अरसे से ये तजवीज़ ज़ेर बहस थी कि मरियम नवाज शरीफ को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता इस पर कंसेंसस हो गया, क्योंकि मरियम जो हैं वो नवाज शरीफ साहब का जो हल्का असर है उसको मुतहर्रिक कर सकती हैं, उसमें उनकी एक क्रेडिबिलिटी है और वो सरगर्म हो सकती हैं और मुस्लिम लीग को कर भी सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो फ़ैसला किया है वो एक अच्छा फ़ैसला है, इससे मुस्लिम लीग नून पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। और जो मुस्लिम जी, मगर शामी साहब, आपको लगता है कि इस वक्त कोई डायरेक्शन है नहीं, ना ही पार्टी की बतौर नून लीग की, ना ही हुकूमत की, जिसकी ज़ाहिर सरबराही इस वक्त नून लीग कर रही है, हुकूमत पीडीएम के, कोई सिमत नहीं है इस वक्त? ये बात तो एक हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन अब जब सर पे पड़ चुकी है तो पर हुकूमत अपने मामलात जो हैं सीधा करने में लगी हुई है। अभी तो आपने देखिए फैसला किया है कि भाई अब IMF के प्रोग्राम के साथ रहना है, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, जो कीमतें बढ़ानी पड़े वो बढ़ानी है और आपने टैक्स वसूलियाँ उनमें इजाफा करना है। ये सारे काम तो आपको करने पड़ेंगे और जो भी कीमत है उसकी अदा भी करनी होगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनका दबाव बरकरार है और वो हर रोज़ दुआई देते हैं कि भाई दिवालिया होने वाले हैं अब, और ये भी कहते हैं कि ये मुश्किल फ़ैसले करेंगे। तो मेरा ख्याल उनको फ़ैसले करने देने चाहिए। तो खान साहब के लिए अगर उनके दबाव ज़्यादा होगा तो खान साहब के काम आएगा, उनको भी इतनी बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मतलब खान साहब अब इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाप पार्टी के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में जाना, MKM के धड़ों का यकजा होना वगैरह, ये सब इस्टेब्लिशमेंट करा रही है। फिर हमारे लोगों को भी पंजाब में कह रही है कि आपने न्यूट्रल रहना है एतमाद के वोट के वक्त। इस्टेब्लिशमेंट वाकई इंटरवीन करके ये मुख्तलिफ पार्टियों में सब कुछ करा रही है, या जो पहले मुदाखलत करके किया गया था वो रिवर्स हो रहा है? मेरा ये ख्याल है कि अभी तक तो कोई ऐसे शवाहद मिले नहीं ठोस जिससे पता लगे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसी तरीके से किरदार अदा कर रही है जिस तरह से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कर रही थी। ज़ाहिर है उसका अगर वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही तो एक हुकूमत को सपोर्ट तो उससे मिल रही है। और ये जो कुछ हो रहा है मेरा ख्याल ये कोई फितरी है कि गैर फितरी बात नहीं है,
क्योंकि बाप पार्टी अगर पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है और MQM के जो धड़े इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि वो सारे जो हैं ज़ख्म खुर्दा हैं, शिकस्त के ज़ख्म चाट रहे हैं, तो इकट्ठे होने के अलावा उनके पास चारा क्या है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार मुझे नज़र नहीं आता। ये तो सारे अपनी अपनी ज़रूरत के तहत मामलात रिवर्स हो रहे हैं। और खान साहब जो हैं अगर वो शवाहद पेश करें कि किस शख्स ने किससे रब्ता किया है और क्या बात कही है, तो फिर उस बात पर तवज्जो दी जाएगी। अदरवाइज़ तो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, मुझे ज़ाती तौर पर तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझसे रब्ता कायम किया गया है, मुझको कोई धमकाया गया है या मुझको कोई फुसलाने की कोशिश की गई है। और शामी साहब, जो खान साहब का प्रेशर है, ज़ाहिर है जब वो बाजवा साहब पर तनकीद करते हैं, बाजवा साहब तो ओहदे पर है नहीं, मगर साथ में कहते हैं कि उनका सेटअप मौजूद है, फिर साथ में इस्टेब्लिशमेंट से डिमांड करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके साथ मिलके ये जो माफिया है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, फिर ISI भी उसमें किरदार अदा करे। ज़ाहिर बाजवा साहब का नाम लेकर वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर ही दबाव डाल रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो कोई ना कोई मेथड आपको नज़र आ रहा है उसमें कामयाबी होती नज़र आती है उन्हें? मेरा ख्याल इससे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है कि जब बाजवा साहब को टारगेट करते हैं, उनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उसका एक मैसेज बड़ा नेगेटिव जाता है और उनकी जो हमारी दफाई फोर्सेस जो हैं उनके अंदर वो अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और इसलिए आप देखें कि उनकी पोजीशन जो है खान साहब की मजबूत नहीं हो रही। और ख़ुद मुझे तहरीक इंसाफ के लोग मिले हैं जिनमें तशवीश पाई जाती है, वो नहीं चाहते कि बाजवा साहब को टारगेट किया जाए या कोई दबाव बढ़ाया जाए फ़ौज पर। और मेरा ख्याल है कि फ़ौजी क़यादत जो है वो इस तरह की गुफ्तगू से कोई मुतासर होने वाली नहीं है। वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं। अभी आप देखिए कोई पब्लिसिटी नहीं हो रही, कोई तस्वीरें नहीं आ रही, कोई आप फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही, यानी एक खामोश और चुपचाप तरीके से अपना काम किया जा रहा है, एक ठोस तरीके से। तो वो अपनी रफ्तार से अपना काम जारी रखेंगे और खान साहब जो हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो फोर्सेस हैं वो मुज्तमे होती जाएंगी। तो उनको बड़े सोच समझ के बात करनी चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अगर वो तीर चलाते रहेंगे हर तरफ तो बिल आखिर वो उनकी तरफ वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया शामी साहब का। आपने सुना प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर इस पर बात करें। कलअदम तहरीक तालिबान की पाकिस्तान में वापसी से मुतालिक ना सिर्फ हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ है कि कलअदम तहरीक तालिबान के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में हैं और दहशतगर्द वहीं से आकर पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, इसलिए अफगानिस्तानी हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जबकि अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि TTP के ठिकाने अफगानिस्तान में नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इस बात के सबूत भी मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तान भड़काने वाले बयान से गुरेज करे। जबकि पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ के पेश नज़र कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह फैसला किया कि किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनागाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखता है। कैसे मामला हल होगा, सीनियर साफ़ी साफ़ी साहब हमारे साथ बोलिए। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, आप एक अरसे से कहते रहे कि अफगान तालिबान पाकिस्तान तालिबान एक ही हैं, आप पर खुद बड़ी तनकीद होती रही। अब वाज़ेह हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान से कह रहा है, अफगानिस्तान कुछ और बात कर रहा है। कैसे निपटेगा पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस खतरे से? क्या आपके ख्याल में फैसले हुए? देखिए, एक तो हकीकत ये है कि पिछले चंद सालों में हमारी ना तो तालिबान से मुतालिक कोई पॉलिसी थी, ना अफ़गानिस्तान से मुतालिक कोई पॉलिसी थी। और इस दौरान जो लोग डील करने वाले थे हमारे मुतालिका इदारों के नेशनल सिक्योरिटी के या फिर जो स्पेशल एनवाई थे सादिक खान वगैरह, वो अपने तई वो एक फायर फाइटिंग कर रहे थे। और फिर जो मुज़ाकरात का सिलसिला भी था तो उसमें पहले तो वो सूबाई हुकूमत के तहत हो रहे थे, हालांकि ये वफाक का मसला था और वफाक की उसमें दिलचस्पी भी नहीं थी। तो कल जो कैबिनेट कमेटी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ उसमें कम से कम एक पॉलिसी बना दी गई और उस पॉलिसी के बुनियादी नुकात ये है कि नंबर 1, TTP के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और ना उनको यहाँ पे कोई रियायत दी जाएगी। अब इसको कोई अच्छा कह सकता है, कोई बुरा कह सकता है, लेकिन ये फ़ैसला हुआ है। दूसरा ये फ़ैसला हुआ है कि TTP से रिलेटेड भी जो बात होगी वो अफ़गान तालिबान से ही की जाएगी, क्योंकि
पाकिस्तानी रियासत को ये यकीन है कि इस वक्त TTP की लीडरशिप भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है और वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर एक तीसरा बुनियादी फ़ैसला ये हुआ है कि नेशनल एक्शन प्लान को आपने देखा होगा कि अमलन इस दौरान वो भी दफन हो गया था और जो नेक्टा का इदारा था वो भी एक बिगाड़ के बन गया था। तो कल के इजलास में एक तो ये फ़ैसला हुआ है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद को तेज़ कर दिया जाएगा और उसके लिए जो पहले सूबों की सतह पे एपेक्स कमेटियाँ कायम थी और जो इस वक्त गैर मौसर हो गई थी या ख़त्म कर दी गई थी, तो एपेक्स कमेटियाँ भी दोबारा बनेंगी, क्योंकि ये बात नोट की गई जो इंटेलिजेंस इदारों ने जो रिपोर्टें दी थी उसकी रूह से। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में CTD की और पुलिस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है और वो तनहा इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बलूचिस्तान में भी कम व बेश इसी तरह का मसला है और फिर वहाँ पे पॉलिटिकल ओनरशिप का भी मसला है। तो उसकी तनाजुर में ये फ़ैसला किया गया है कि एपेक्स कमेटियाँ दोबारा बनाई जाएंगी। तो ज़ाहिरी बात है उसमें वज़ीर आला भी बैठेंगे, गवर्नर भी बैठेंगे, कोर कमांडर भी बैठेंगे, पुलिस सरबराह भी बैठेंगे और इंटेलिजेंस के मुतालिका लोग भी बैठेंगे। तो सर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को बताएगा तो आपके ख्याल में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ से कार्रवाई भी हो या कम से कम पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ ना हो रही हो, दहशतगर्दी ना बढ़ रही हो? नहीं, देखिए ये तो जो लोग ये पट्टी हमें पढ़ाते रहे और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीसेस उस वक्त बने हुए थे, वो हमारे सहाफ़ियों में भी थे, वो हमारे सियासतदानों में भी थे और वो हमारे दिफाई तज्ज़ियाकार भी थे। तो वो सिर्फ उनकी कार्रवाइयों के हिसाब से देखते थे कि जी TTP वाले तो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं और अफ़गान तालिबान सिर्फ अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। अब इस लिहाज से तो ये बात ठीक थी, लेकिन हम जैसे तालिब इल्म जो इस मसले को आइडियोलॉजिकल तनाजुर में भी देखते हैं और उसके स्ट्रेटिजिक और सोशल और बाकी आस्पेक्ट को भी देखते हैं, तो उस तनाजुर में तो वो एक थे, उनका नज़रिया जिहाद व क़िताल एक था, उनको अमीरुल मोमिनीन को वो अपना अमीर समझते थे। इसी तरह मुर्तद का तस्वर उनका ये एक था। फिर ये भी था कि TTP के लोगों ने अपना ये सारा जंग जो उन्होंने शुरू की थी पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़, तो वो इस बुनियाद पे की थी कि तुम लोगों ने तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ क्यों दिया। और मैं आज आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकियों के ख़िलाफ़ पहले ख़ुदकुश हमले वो TTP के लोगों ने, पाकिस्तानियों ने किए थे 3, उसके बाद एक अफ़गानी ने किया। इसी तरह अमरीकियों को जिस कार्रवाई में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था खोस्त में, अबू दुजाना नामी एक बंदे ने किया था, तो वो हकीमुल्लाह महसूद ने प्लान किया था। और फिर अब जब अफ़गान तालिबान वहाँ पे इक़्तिदार में आ गए तो वो दुनिया के किसी ख़ित्ते में भी किसी नज़रिए के हामिल लोग आ जाएँ तो नेचुरली उसके साथ दूसरे मुल्क में भी उस नज़रिए के हामिल लोगों का मोराल बूस्ट हो जाता है। तो वो मोराल बूस्टिंग भी हो गई। अफ़गानिस्तान की सूरत में उनको एक पूरा मुल्क भी मैसर आ गया। लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद ये हकीकत भी अपनी जगह पे मौजूद है कि इस वक्त अफ़गान तालिबान का अगर पूरी दुनिया में कोई एक वकील है तो वो पाकिस्तान है। और फिर अफ़गानिस्तान को खुराक की सप्लाई का या वहाँ के लोगों के इलाज मुआलजे का अगर कोई एक मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। तो अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है। और अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि ज़ाहिरी बात है ये वो कभी नहीं करेंगे, ना माजी में उन्होंने किया है कि वो TTP के लोगों को मारे या हाथ से पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर दे। लेकिन उनकी क़यादत की तरफ से पहले भी ये इशारा मिलता रहा कि वो इस मसले को हल कराने में पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कोऑपरेशन के लिए तैयार है। वो जब हमारी हुकूमत ने गलती की और इमरान ख़ान की हुकूमत ने ये गलती की कि जी आप उनको हमारे साथ बिठाएँ, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ उनको बिठा दिया। और फिर अफ़गान तालिबान को ये गिला रहा कि आप लोगों ने उनके साथ जो वादा किया था 1 महीने में जितने लोगों की रिहाई का, वो आपने पूरा नहीं किया। तो या तो हमें वादा नहीं करना चाहिए था और जब वादा किया तो वो पूरा नहीं किया। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के हाथ में अब भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको बरूईकार ला के वो अफ़गान तालिबान पे असर भी डाल सकते हैं। और अफ़गान तालिबान भी ये समझते हैं कि इस वक्त दुनिया में अगर वाहिद उनका हमदर्द मुल्क है, उसको नाराज़ करना ये उनके हक़ में भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।